हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप हिंदी का पेपर देने गए और हिंदी के पेपर में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा तो हिंदी के पेपर को आप कैसे पास करोगे। मेरे प्यारों चो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि हिंदी के पेपर को आप कैसे पास करोगे। अगर आपकी तैयारी मेरे प्यारों चो 0% है, अभी तक किसी कारणवश अगर आप तैयारी नहीं कर पाए और डायरेक्ट आप एग्जाम हॉल में चले गए हो, तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद जैसे ही हिंदी का पेपर आपके सामने आया, आपको उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी के पेपर को कैसे पास कर पाओगे। और यह पेपर 100 नंबर का है, तो 100 में मेरे प्यारों को कम से कम आप 70 से लेकर 75 नंबर कैसे लाओगे, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। हर साल वीडियो बनाता हूं मेरे प्यारों को, जाके आप चैनल पे देख लीजिएगा। अगली साल वीडियो बनाया था, 2 मिलियन बच्चों ने उस वीडियो को देख के गया था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि नहीं सर, आपका जो ट्रिक था काफी हेल्पफुल ट्रिक था और उस ट्रिक की मदद से हम लोग पास हो पाए हैं। और फिर से यही बात बताना फिर से चाहूंगा कि यह ट्रिक वही लड़का लगाएगा जिसके तैयारी 0% है, जो कुछ भी नहीं लिख सकता है, वह इस ट्रिक की मदद से मेरे प्यारों को 70 से लेकर 75 नंबर आसानी से गेन कर सकता है। मेरे प्यारों को चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो, दोनों विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह पेपर है मेरे पास, देख पा रहे 2026 का, वो भी सामान्य हिंदी का पेपर है, क्लास 12th का पेपर है। और क्लास 12th के पेपर को मैं यहाँ पे खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ याद किए, केवल व केवल ट्रिक से। मेरे प्यारों को देखिए, यहां पे 2 कैटेगरी के प्रश्न आपके पास बनेंगे। एक आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, एक आएगा सब्जेक्टिव। दोनों का ट्रिक बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव का भी बताऊंगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए, अगर हिंदी के पेपर की अगर हम बात करें, थोड़ा आप समझ लीजिए, तो हिंदी का पेपर मेरे प्यारों को 2 कैटेगरी में बन के आता है। 2 कैटेगरी में बन के आता है, एक आता है आपका सब्जेक्टिव और एक आता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्न पे जिक्र करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोलते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका ट्रिक क्या होता है उसको ध्यान से आपको समझना है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है मेरे प्यारों, और यह जो है जेन्युइन ट्रिक है मेरे प्यारों, 100% यह ट्रिक मेरे प्यारों आपके एग्जाम में काम करेगा। कह रहा है पहला ट्रिक ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, और इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी अगर ऑप्शन आपको दिखे कि इनमें से सभी चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको दिखे कि इनमें से सभी, तो आप यकीन मान के चलिए कि वही वाला ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट होगा। अगर इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इनमें से सभी दिख गया, तो मेरे प्यारों को 95% आप इसको करेक्ट मान के चलिए कि वो वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए रूल नंबर सेकंड मेरे प्यारों, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि अगर इन चारों ऑप्शनों में से अगर कोई भी ऑप्शन आपको दिखे कि इनमें से कोई नहीं, अगर इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिखे कि इनमें से कोई नहीं, तो मेरे प्यारों आपको पूरा का पूरा उसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आना है। ये भी आपका 95% बिल्कुल करेक्ट है कि वो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये रूल नंबर सेकेंड है। रूल नंबर थर्ड ये कहता है मेरे प्यारों कि अगर इन चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन अगर ये दिखे कि ए व 2, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हैं, ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। या तो इसमें से एक प्रश्न और बनता है कि पहला वह ऑप्शन तीसरा यह सही है, तो मेरे प्यारों ये वाला ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके जाना है। अगर इन चारों ऑप्शनों में से, जो ट्रिक बता रहा हूं, अगर इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी इस प्रकार का ऑप्शन दिखे तो उस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है। और मेरे प्यारे बच्चों एक चौथा ट्रिक आप लोगों को बताता हूं कि अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, अगर अलग टाइप के मेरे प्यारे कोई ऑप्शन दिखे, अलग टाइप के, अगर इन चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन अगर आपको अलग टाइप दिखे, समझ रहे हैं, तो आपको अलग टाइप का जो भी ऑप्शन दिख रहा होगा उस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है। अब मेरे प्यारों को जो ट्रिक बताने वाला हूं, रूल नंबर 5, यह सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है और यह ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों हर एक ऑप्शन पे लागू होगा। वो यह है कि अगर चारों ऑप्शन अलग आ जाए, ऑप्शन ए अलग हो, ऑप्शन बी अलग हो, ऑप्शन सी अलग हो, ऑप्शन डी अलग हो, अगर चारों के चारों ऑप्शन अलग हो और इनमें से कुछ भी ऑप्शन न रहे, तब क्या करेंगे हम, तब वहां पे मेरे प्यारों हम लोग लगाएंगे तुक्का वाला ट्रिक।
क्या लगाएंगे, तुक्का का ट्रिक लगाएंगे। और तुक्का वाला ट्रिक ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि या तो ऑप्शन ए पे लगाइए या तो ऑप्शन सी पे लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब यहीं पे मेरे प्यारे बच्चों दिमाग आपको लगाना है, यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए अलग ट्रिक हो जाती है और क्लास 12th वालों के लिए अलग ट्रिक हो जाती है। क्लास 12th वाले बच्चे जब चारों ऑप्शन अलग हो तो क्लास 12th वाले बच्चों को ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पे मेरे प्यारे बच्चों वहां पे क्लिक करना है, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी। और क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान दें, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी पे क्लिक करके आना है। तो क्लास 10th वाले बच्चे जब हिंदी का पेपर देने जाएंगे तो उनमें जो वो विकल्पीय प्रश्न आएगा तुक्का लगाने का, तो या तो ऑप्शन ए पे लगाएंगे या तो ऑप्शन सी पे लगाएंगे। और क्लास 12th वाले बच्चे या तो ऑप्शन बी पे लगाएंगे या तो ऑप्शन सी पे लगाएंगे। इस बात को नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, यह एक जेन्युइन मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट में काम करेगा ये ट्रिक। यह है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न का, और ये जो पेपर आप लोगों के सामने में दिखाया हूं इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके एक एक प्रश्न का मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो उसमें कौन सा ट्रिक काम करेगा। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों समाप्त, और यहां से होगा आप लोगों के सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, अब यहां से मैं आपको पूरा एक एक प्रश्न को मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए, प्रश्न तीसरा अगर आपको करना है तो करने का तरीका समझ लीजिए कि किस प्रकार लिखोगे कि एग्जामिनर को मालूम चले कि बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो तीसरा प्रश्न अगर आपको करना है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। हेडिंग में आपका रहेगा प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। ठीक है, अगर तीसरा प्रश्न कर रहे हो तो आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। हेडिंग आपकी बिल्कुल सही सही होनी चाहिए और अच्छी राइटिंग में होनी चाहिए। तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा मैंने यहां पे डाल दिया, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है कि स्केल की सहायता से इसके नीचे आप लोगों को कर देना है अंडरलाइनिंग। हर एक प्रश्न का ट्रिक बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे स्केल की सहायता से अंडरलाइन आपने कर लिया। तीसरा प्रश्न यह है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब ये गद्यांश 10 नंबर का है और क्लास 10th वाले बच्चे आप में गद्यांश 6 नंबर का रहेगा। और गद्यांश का जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो दोनों में काम करेगा, चाहे आप क्लास 10th का गद्यांश सॉल्व कर रहे हो चाहे आप क्लास 12th का गद्यांश सॉल्व कर रहे हो, दोनों में ट्रिक काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि गद्यांश सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। कौन सा, समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें दो गद्यांश दिया है, या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए, ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके दिया है नीचे वाला कर लीजिए। अब दोनों में से कोई एक ही आपको सॉल्व करना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि ऊपर वाला सॉल्व करना चाहते हैं या नीचे वाला। अगर ऊपर वाला सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संकेत लिखना पड़ेगा, चाहे ऊपर वाला कर रहे हो चाहे नीचे वाला, संकेत दोनों में कंपलसरी है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि संकेत क्या होता है, समझिए। संकेत लिखना काफी कंपलसरी मेरे प्यारे बच्चों। संकेत कैसे लिखा जाता है उसको समझिए। संकेत लिखकर इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, ये हेडिंग हो गया। संकेत लिखने का तरीका ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान के चलिए कि यह वाला गद्यांश आप कर रहे हो तो संकेत लिखने का यह तरीका है कि शुरू के कुछ लाइन लिखो, जैसे मातृभूमि पर निवास, यहां तक लिख लिया। इसके बाद डॉट 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 करते जाइए, लास्ट लाइन क्या है, पुत्र है, उसको लिखना है, जैसे मैं भी लिख के दिखाऊंगा भी, और भी ब्लैक पेन से लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या था, मातृभूमि पर, तो यहां पे लिखिएगा आप लोग कि मातृ भूमि पर निवास, मातृभूमि पर निवास। इसके बाद डॉट डॉट करना है और लास्ट की लाइन लिखना है। लास्ट लाइन क्या था कि पुत्र है, लास्ट की लाइन है मेरे प्यारे बच्चों कि पुत्र है, तो पुत्र है, इसके बाद खड़ी पाई। अब इससे एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश किया है, ऊपर वाला किया है या नीचे वाला किया है, संकेत से वो समझ जाएगा। अब यहाँ पे गद्यांश को आपको पढ़ लेना है एक बार अच्छी तरीके से। गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे 5 प्रश्न है। क्लास 10th में 3 प्रश्न रहेगा, ये क्लास 12th का पेपर है, इसमें 5 प्रश्न है। इसमें भी 2 के हिसाब से 6 नंबर मिलता है और इसमें 2 के हिसाब से 10 नंबर मिलता है। तो देखिए 10 नंबर का है क्योंकि क्लास 12th का पेपर है, और क्लास 10th में 6 नंबर का रहेगा क्योंकि उसमें 3 प्रश्न होते हैं। अब 5 प्रश्नों को सॉल्व करना है। पहला है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ उसका शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, उसे हम लोग बोलते हैं संदर्भ।
जिसमें हम लोग पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम बताते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ बोलते हैं। मतलब संदर्भ लिखने का बात कहा हुआ है, और संदर्भ दोनों में सेम ही होता है। लिखने का तरीका समझिए। तो आप पहला वाला प्रश्न कर रहे हो तो आप यहाँ पे पहला डालोगे, याद रहे एक लाइन का गैप छोड़कर। पहला वाला क्या है प्रश्न आपका, कि आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखना है तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे संदर्भ का। ये आपने हेडिंग डालिया, स्केल की सहायता से इसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश, लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश। ये आप नोट कर लो, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो। लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्योंकि गद्यांश सॉल्व करो तो गद्यांश लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब हिंदी है तो आप हिंदी को ब्लैक पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कमा अंदर उसको क्लोज कर दीजिएगा, तो ऐसे लिखिएगा हिंदी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब ये आपका गद्यांश है तो गदखंड से लिया गया होगा, तो आप गदखंड लिखिएगा, वो भी ब्लैक पेन से, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गदखंड, हिंदी के गदखंड में संकलित, गदखंड में संकलित, गदखंड में संकलित। अब चैप्टर का नाम लिखना है। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है, आप देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, जब इस गद्यांश को पढ़ोगे तो यहाँ पे राष्ट्र की बात किया गया है, ऊपर भी राष्ट्र की बात किया गया है, यहाँ पे भी राष्ट्र का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे स्वरूप का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ जाएंगे कि यह राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से। और न मालूम चले तब कौन सा ट्रिक लगाओगे, अभी मैं बताता हूं। तो आप लिखोगे राष्ट्र के, राष्ट्र का स्वरूप है ना, तो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। अब जिस बच्चे को पाठ का नाम नहीं मालूम है कि यह राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, तब क्या करोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी किताब में ध्यान से समझिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आपकी किताब में किसी भी चैप्टर का, वो भी गद्यांश का, गद्यांश का किसी भी चैप्टर का नाम मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे आप उस चैप्टर का नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको मिल जाएगा। किसी भी चैप्टर का नाम मालूम है यहाँ पे लिख के चले आइएगा। तो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। जिनको मालूम होगा तो लिख देंगे, जिनको नहीं मालूम होगा वो किसी भी चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। तो संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया है, खड़ी पाई, लिया गया है, जिसके लेखक, जिसके लेखक। अब लेखक का नाम लिखना है, किसके लेखक कौन है, तो हमको मालूम है कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। और जिनको नहीं मालूम होगा वो किसी भी लेखक का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको तो मालूम है कि कौन है, डॉक्टर वासुदेव, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये इनके लेखक हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप किसी भी लेखक का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, अग्रवाल जी है। अब मेरे प्यारों को आपको बताता हूं कि ये संदर्भ बिल्कुल हो गया कंप्लीट। संदर्भ इसी तरह लिखना है, ठीक है। लिखने का ट्रिक आपको समझ में आ गया। चैप्टर का नाम नहीं मालूम है, किसी भी चैप्टर का नाम लिख दो। लेखक का नाम नहीं मालूम है, किसी भी लेखक का नाम लिख दो, आपको नंबर मिलेगा, 100% नंबर आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। लिखने का तरीका यही होना चाहिए, आपको बता देता हूं। क्लियर है। अब इसका एक लाइन का गैप छोड़कर आप दूसरे प्रश्न का यहाँ पे जवाब देंगे। अब दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न यह है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका मिल जाएगा, देखिए राष्ट्र की कल्पना असंभव है। कब असंभव है, कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यही वाली लाइन यहाँ पे आप लोगों को छाप देना है। मतलब जो जो प्रश्न, आप तीसरा भी प्रश्न दिया है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर इसमें से मेरे प्यारों को मिल जाएगा आप लोगों को, जब आप पढ़ोगे तो आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। अब बोला है पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जैसे इसको पढ़ोगे, इसमें से खोजोगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। मेरे पास समय नहीं है तो मैं ढूंढ कर तुरंत इसका आंसर लिख के दिखा देता अभी आप लोगों को।
जैसे मैंने इसका आंसर बताया। मेन चीज है यह वाला रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी ये जितने भी आपको प्रश्न दिखे हैं ये सब इसी पैसेज में से मिल जाते हैं, उसका एक एक लाइन का आंसर होता है, लिख दोगे। मेन होता है इसका कि संदर्भ कैसे लिखोगे और इसका व्याख्या कैसे करोगे। बाकी जितने भी बीच में प्रश्न दिए होते हैं उसका आंसर खुद मिल जाता है पैसेज में से मेरे प्यारे बच्चों। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, मान लीजिए पांचवा प्रश्न अगर आप कर रहे हो, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। पांचवा प्रश्न अगर आपको करना है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो हेडिंग आप डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या यहां पे हेडिंग आपको डाल देना है मेरे प्यारे बच्चों। रेखांकित अंश की व्याख्या हल करने का तरीका क्या होता है अगर नहीं आपको आता है तो देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप लिखोगे कि लेखक, देखिए ट्रिक समझिए, लिखोगे कि लेखक, यहाँ पे लेखक का नाम लिख दीजिएगा कि लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि, क्या लिखोगे, कहते हैं कि, कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि, समझिए जहां तक अंडरलाइन किया होगा यहां तक अंडरलाइन किया गया, इसी की व्याख्या करना। तो आप लिखोगे कि लेखक कहते हैं कि पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे और अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। अब इसका हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊं, बहुत सिंपल ट्रिक है। आप लिखिएगा कि पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जो लाइन दिया हुआ है सेम टू सेम वही लाइन आप लोगों को यहां पे लिख देना है। लिखने के बाद इस चीज को अपने बारे में कि पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, अब इसके बारे में आप क्या जानते हो अपने शब्दों में बनाकर अपने शब्दों में इसको व्यक्त कर देना है। ठीक है, इसके बाद अगला लाइन क्या लिखोगे, अगला लाइन यहां लिखोगे कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसके बारे में जो भी जानकारी होगी, जो भी चीज आप अपने भाषा में बनाकर लिखना चाहते हैं अगली लाइन में उसके बारे में आप लोगों को मेंशन कर देना है। मतलब कि अगर 2 लाइन अंडरलाइन किया हुआ है तो उसका व्याख्या कम से कम आपको 5 या 6 लाइन में करना है। 5 या 6 लाइन में अपने शब्दों में लिख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, यकीन मानिए। तो यह हो गया गद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक। ठीक है, समय ले रहा हूं लेकिन आपको जेन्युइन ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, गद्यांश सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में, दोनों में गद्यांश आएगा तो यही ट्रिक आप लगाओगे। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पद्यांश सॉल्व करने का। पद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक यही बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, उसका भी सेम ट्रिक है, सेम ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको पद्यांश सॉल्व करना है तो प्रश्न उत्तर चौथा है, तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 4। यहाँ पे क्या लिखोगे 4। इसके बाद संकेत लिखोगे कि आप यह वाला कर रहे हो कि आपको पीछे अथवा करके दिया है यह वाला कर रहे हो, वो संकेत से मालूम चल जाएगा। मान लीजिए यह वाला कर रहे हो, संकेत लिखना है तो तुम मानसहीन, शुरू को लाइन यहां पे लिख दोगे, डॉट डॉट करते जाओगे, लास्ट की लाइन क्या है कि संस्कृति समासीन, इसको यहां पे लिख दोगे। ये संकेत का काम करेगा, जैसे यहां पे संकेत लिख दीजिएगा। इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों 5 प्रश्न हैं, इसमें भी 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न बोला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ यहाँ पे हेडिंग डालोगे, लिखोगे क्या कि प्रस्तुत। अब यहाँ पे गद्यांश था तो आप यहाँ पे पद्यांश लिखोगे, बस यहाँ पे पद्यांश, क्योंकि पद्यांश लिख रहे हो, लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब यहाँ पे गदखंड है तो यहाँ पे कर दोगे पदखंड, क्या कर दोगे पदखंड। ठीक है, तो हिंदी के पदखंड में संकलित। अब चैप्टर का नाम मेरे प्यारों जो आपको नहीं मालूम है, जैसे मान के चलिए मुझे तो चैप्टर का नाम मालूम है कि यह बापू के प्रति नामक कविता से उद्धृत है। अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे किसी भी चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक। ठीक है, अब लेखक नहीं होते मेरे प्यारों जो, ठीक है, पद्यांश के कवि होते हैं। पद्यांश को क्या लिखता है, कवि लिखता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लिखेगा जिसके कवि, तो जिसके कवि कौन है, तो हमको तो मालूम है कि सुमित्रानंद पंत जी हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सुमित्रानंद पंत जी हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि सुमित्रानंद पंत जी हैं तो किसी भी कवि का नाम यहाँ पे मालूम होगा या कवित्री का नाम मालूम होगा, यहाँ पे आप नाम मेंशन कर दीजिएगा, काम हो जाए। ये है यहाँ पे किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका। ठीक है, इसी तरह रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश का व्याख्या सेम ट्रिक लगेगा, जो मैंने गद्यांश से बताया सेम टू सेम ट्रिक लिखेगा। अब आगे का जो प्रश्न आप दिख रहे हो ये सब प्रश्नों का उत्तर इसी पैसेज में से मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर है, तो गद्यांश और पद्यांश कुछ भी याद करने के लिए बोला हूं, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम पेपर से ही सारा का सारा प्रश्नों का जवाब आप दे पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर, समझ में आ गया। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5वें का क, यह है कि निम्नलिखित
में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया साहित्यिक परिचय, कह रहा है कि 80 शब्द में लिखना है। बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक काम करना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। जैसे बोला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बोला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ बोला है वासुदेव अग्रवाल जी। चलिए तो देखिए ट्रिक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मान लीजिए अगर हमको लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो 5वें का क है तो आप डालोगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का क, ठीक है, 5वें का क। अब यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहला है तो यहाँ पे डालिएगा पहला, ठीक है, क्या डालिएगा पहला, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मेन चीज ये है मेरे प्यारे बच्चों, आपको नाम मालूम होना चाहिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म आपको सन 1907, जन्म स्थान बलिया दुबे का छपरा जिला, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती देवी, मृत्यु 19 मई 1989 में हुआ था, रचनाएं बाणभट्ट की आत्मकथा। यह पॉइंट अगर आपको याद हो गया, इसको बॉक्स में बनाकर घेर देना है। इतना पॉइंट याद हो गया, आगे का मेरे प्यारों चो यहाँ पे जीवन परिचय डाल के लिखना चालू कर दीजिएगा यहीं से कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था, ठीक है, और उनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था, ज्योतिषमयी था। अब मृत्यु डायरेक्ट मत लिखिएगा, उनके बीच में लिख दीजिएगा मेरे प्यार बनाकर कि उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से बीता और गणित में कमजोर होने के कारण वो आगे की शिक्षा प्राप्त न कर पाए। घर पे ही इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, और लास्ट में किसी कारणवश किसी रोग के कारण उनका मृत्यु सन 19 मई और सन 1989 ईस्वी में हो गया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी बाणभट्ट की आत्मकथा। बस बात खत्म। यह होता है जीवन परिचय लिखने का तरीका है मेरे प्यार बच्चों। मेन टॉपिक या संक्षिप्त परिचय याद होना चाहिए, इसी तरह आप लोगों को लिखना है। समझ में आ गया? चलिए इसको भी साइड कर देता हूं। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों कवि का साहित्यिक परिचय आएगा, सेम टू सेम वही ट्रिक लगाना जो मैंने अभी जस्ट बताया। किसी का भी लिख रहे हो, मान लीजिए शंकर प्रसाद जी का लिख रहे हो तो आपको वही ट्रिक लगाना। मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का यही ट्रिक लगाना है, सिर्फ नाम मालूम होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889, स्थान काशी वाराणसी में, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी और मृत्यु सन 1937, रचना उनके कमैनी लहर झरना। यह 5-7 टॉपिक याद है और इसी में बनाकर आप लोगों को लिख दोगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था? वह काशी में हुआ था, वाराणसी नामक स्थान पर। पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी था और वह बचपन में ही गणित में कमजोर होने के कारण वो आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई और जितना भी धन उनके पास बचा था उन्होंने उसको बेचकर जितना कर्जा लिया था उन्होंने ऋण को वापस कर दिया और घर पर इन्होंने स्वाध्याय हिंदी, उर्दू, फारसी अच्छी भाषाओं का ज्ञान किया। उन्होंने बहुत सी रचना लिखी जो कि काफी प्रसिद्ध है और क्षय रोग के कारण उनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लहर, कमैनी, झरना इत्यादि महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं। समझ में आ गया ट्रिक? आप लोगों को इसी तरह लिखना है। इसके बाद मेरे प्यार को देखिए, अब खून की रिश्ता या पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। अब मेरे प्यार को पंचलाइट कहानी एक बार आप सबने पढ़ी होगी या खून का रिश्ता कहानी एक बार आपने पढ़ी होगी। तो जो अब बस कहानी है, कहानी तो वैसे भी कोई सुना देता है, आप लोगों को याद हो जाता है। तो अगर एक बार भी आपने पढ़ा हुआ है मेरे प्यार बच्चों तो इसको आसान शब्दों में लिख सकते हो। 80 शब्द तो भाई अपने तरीके से बनाकर लिख सकते हो, तो ये बहुत आसान है। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो बहादुर कहानी आपने पढ़ा होगा और लाठी कहानी पढ़ा होगा, तो इन दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार इन कहानी को बस इसी तरह सुन लीजिएगा, ठीक है? 5 मिनट सुन भी लोगे ना तो आपके दिमाग में कहानी बैठ जाएगा और उसको अपनी भाषाओं में व्यक्त कर दोगे। इसके बाद है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न उत्तर दीजिए। अब खंड काव्य तो मेरे पास जो जिला वाइज जाता है, तो सबसे पहला काम करना है कि इस वीडियो को देख रहे हो तो देखने के बाद अपने जिला का नाम पता करना कि आपके जिले का नाम क्या है। उसके बाद आप पता कीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। देखिए क्लास 10th में भी खंड काव्य पूछा जाता है और क्लास 12th में भी खंड काव्य पूछा जाता है। जैसे क्लास 12 का ही पेपर है तो खंड काव्य पहली बात जिला अपने नाम पता कीजिएगा। आपके जिला में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है उसको आप पता कीजिएगा। मान लीजिए अगर आपके जिला में मुक्तिज्ञ खंड काव्य पूछा जाता है तो उसको आपको पढ़ लेना है एक बार कि उसके बारे में कौन की कहानी के बारे में किसका चरित्र चित्रण दिया है। जैसे यहाँ बोला है कि मुक्तिज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण। अब गांधी जी के बारे में जो भी चीज जानते हो लिखना चालू कर देना। उन्होंने आंदोलन क्या किया, हमारे देश के लिए गांधी जी का क्या योगदान था, यही सारी चीजें बनाकर लिखना है। जैसे ही मेरे प्यारों को 1 या 1.5 पेज में उसको बनाकर अपनी भाषा में व्यक्त कर दोगे, एग्जामिनर खुश होकर आपको 5 नंबर दे देगा। बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारों, इसको सॉल्व करना।
चलिए अब मेरे प्यारो बच्चों आ गया खंड ख। अब खंड ख अगर आपको सॉल्व करना है तो आप हेडिंग डालोगे मेरे प्यारो बच्चों यहाँ पे खंड ख। खंड ख हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर और स्केल की सहायता से नीचे अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा। अब प्रश्न उत्तर संख्या 8वां है तो आप लिखोगे यहाँ पे कि प्रश्न उत्तर संख्या 8वां, प्रश्न उत्तर संख्या 8वां। अब प्रश्न उत्तर संख्या 8वां का क करने वाले हो तो आप यहां लिखिएगा क। अब क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूं, इसका भी ट्रिक समझाता हूं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। चाहे आप क्लास 12th में चाहे 10th में, सब में आता है संस्कृत का गद्यांश। एक ट्रिक बताऊंगा, वही ट्रिक सब में काम करेगी मेरे प्यारों, इस बात को नोट कर लो। देखिए इसमें दो ही चीज होता है, एक आपको संदर्भ लिखना होता है और एक आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना होता है। ठीक है, बस हिंदी अनुवाद लिखना होता है मेरे प्यारों बच्चों, संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होता है। संदर्भ इसका इतना आसान होता है ना, आपको क्या ही बताऊं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा, आप पहले संकेत लिख लीजिएगा। संकेत, संकेत लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कैसे लिखना है मेरे प्यारों बच्चों। शुरू की कुछ लाइन डॉट डॉट करते हुए लास्ट की कुछ लाइन, ये संकेत का काम करेगा। इसके बाद संदर्भ लिखना है तो एक लाइन का गैप छोड़कर आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ किसी भी संस्कृत के गद्यांश का कैसे लिखा जाता है उसको समझिए। आप लिखिएगा मेरे प्यारों बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश, क्या लिखिएगा, क्योंकि संस्कृत का गद्यांश है तो आप लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहां पे संस्कृत लिया गया है, संस्कृत से, तो आप देखिए इंटर में जितने बच्चे होंगे, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे चाहे आप इंटर में हो चाहे आप क्लास 10th में हो। तो देखिए इंटर में तो चलता है संस्कृत दीर्घदर्शिका, तो आप लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और हाई स्कूल वाले बच्चे लिखेंगे संस्कृत खंड, ठीक है, और इंटर वाले बच्चे लिखेंगे कि संस्कृत दीर्घदर्शिका, संस्कृत दीर्घदर्शिका के। अब चैप्टर का नाम लिखना है तो किसी भी चैप्टर का नाम लिख लीजिए, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं आत्मज्ञ, ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से उद्धृत है, चाहे नामक पाठ से लिया गया, ऐसे लिख सकते हो, लिया गया है। बस इतना ही आपको मेरे प्यार जो संदर्भ में लिखना होता है और कुछ नहीं। अब हिंदी अनुवाद तो यहाँ पे लिखिएगा आप एक लाइन का गैप छोड़कर हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद यहाँ पे मेन हेडिंग हो जाएगी। अब उसका जितना भी संस्कृत में दिया हुआ है इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। अब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि इसका मैं अनुवाद क्या करूं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुवाद करने के लिए आप संस्कृत का ये गद्यांश देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये संस्कृत का ये वाला गद्यांश है, बीच में से कहीं उठाकर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरे शब्दों में या पूरी लाइन, ये पूरी लाइन देख रहे हो ना, यहां से लेकर, और मैं पीछे और दिखा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक दिया है, ठीक है, यहां तक, इसका पूरा का पूरा आप लोगों की सेम टू सेम यही वाली चीजें जो है आपको वहां पे छाप देनी है मेरे प्यारों से हिंदी अनुवाद में। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो वो ट्रिक आप लगा सकते हो और अपने तरीके से भी कुछ बना कर लिख देना कि कम से कम 7 से लेकर 8 लाइन तक आपका कंप्लीट हो जाए और एग्जामिनर सोचेगा कि आपने हिंदी अनुवाद लिखा है। आपको नंबर पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों आपको वो दे देगा, एक नंबर चा कभी नहीं काट सकता है। तो संस्कृत का गद्यांश करना आपको मालूम चल गया। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत का पद्यांश है, संस्कृत के पद्यांश में भी सिर्फ संदर्भ लिखा जाता है और हिंदी अनुवाद लिखा जाता है, और सेम ट्रिक, सेम टू सेम ट्रिक ये भी काम करेगा, सेम टू सेम ट्रिक। बस याद रखें मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कि जब इसका संदर्भ लिख रहे हो तो गद्यांश की जगह पे आप इसको कर देना है पद्यांश, ठीक है, गद्यांश की जगह पे आपको क्या कर देना है, पद्यांश कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, बाकी सेम टू सेम ट्रिक लगा दीजिएगा, संस्कृत का पद्यांश भी कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, और मेन चीज किसमें परेशानी होता है, मेन चीज होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए रस छंद अलंकार, ये तो आप लोग कर ही लोगे अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका आता है ये वाला कि अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश आता है, ये बहुत ट्रिक सिंपल होता है। इसमें 3 प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और तीनों प्रश्नों के उत्तर जैसे ये पढ़ोगे इसका आंसर इसी में से मिल जाएगा,
ठीक है। जैसे बोला है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है, तो आप यहाँ बढ़ोगे ना कि आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। लो आंसर मिल गया, ये पहला ही आंसर यहाँ पे क्या हो गया कि आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। यही पूछा ना कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है, तो आप लिखोगे कि आचरण का विकास ही जीवन का परम उद्देश्य है। फिर आचरण के विकास के संबंध में क्या विचार आवश्यक है। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे यहाँ पे, जैसे पढ़ोगे कि जब उनका आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा, तो आचरण के विकास के लिए जितने कर्म और उनके सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। ठीक है। इसी को आपको आंसर बना के मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देना है। फिर आध्यात्मिक और संकटकर्ता शब्दों का क्या अर्थ है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जब इसको ढूंढोगे, संकटकर्ता का भी अर्थ यहाँ पे मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। आध्यात्मिक का भी आप लोगों का अर्थ यहीं मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है आध्यात्मिक का अर्थ मिल जाएगा कि आध्यात्मिक का अर्थ ये होता है कि जीवन में वर्तमान है, मतलब कि जो संसार के संभूत शारीरिक, प्राकृतिक और मानसिक। ठीक है। इस तरह आपको बना कर लिख देना है। तो अपठित गद्यांश में इसका आंसर इसी में से आपको मिल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हास्य रस है, चाहे वीर रस है, चाहे श्लेष अलंकार है, चाहे उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पे चाहे सोरठा है, चाहे चौपाई छंद है, ये तो आप लोगों को मैं ट्रिक बता दिया हूं। मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा कि रस छंद अलंकार लिखने का ट्रिक बाई आकाश लेक्चरर आपको मिल जाएगा तुरंत मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करें अगर हम, तो यहाँ पे पत्र लेखन की बात करें, पत्र लेखन बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। मैं इसका ट्रिक आप लोगों को बताता हूं। जैसे मान लीजिए बोला है कि अपने नगर में संक्रामक बीमारियों को रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ठीक है। देखिए पत्र लेखन सबसे आसान होता है, 6 नंबर फ्री में आपको मिल जाएगा। प्रश्न उत्तर संख्या 13 है, तो आप हेडिंग डालिएगा यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 13 लिखिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या 13, प्रश्न उत्तर संख्या 13 स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए कैसे लिखोगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों किसको लिख रहे थे, अपने नगर में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के जो अधिकारी उनको पत्र, तो अधिकारी को पत्र लिख रहे हो तो अधिकारी का एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले लिखिएगा, मैं बता देता हूं, यहां से स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले आप लिखिए सेवा में। ठीक है। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सेवा में। ठीक है। सेवा में लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कमा लगाइएगा, फिर लिखिएगा स्वास्थ्य अधिकारी, उनको लिख रहे हैं ना, तो आप लिखिएगा स्वास्थ्य अधिकारी, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, फिर कमा लगाइए, फिर लिखिएगा नगर आयुक्त, नगर आयुक्त महोदय जी, नगर युक्त महोदय, फिर कमा लगाइएगा। नगर निगम है ना, तो आप लिखिएगा नगर निगम, क्योंकि नगर निगम के हैं, तो नगर निगम। अब उनका एड्रेस कहां पे भी है, मान लीजिए मेरठ में है तो आप लिखिएगा मेरठ, मेरठ कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, तो आप लिखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये एड्रेस है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा डेट, क्या लिखिएगा, दिनांक, कि किस डेट को यहाँ पे लिख रहे हो। दिनांक लिखने के बाद अगली हेडिंग रहेगी विषय, कि किसके बारे में लिख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे किसके बारे में लिख रहे थे कि संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के संबंध में, यहाँ पे लिखिएगा संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के संबंध में हम लोग यह पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा मान्यवर, क्या लिखेंगे कि मान्यवर। अब यहाँ से तो बिल्कुल आसान होता है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, अपनी कहानी लिखिएगा कि आखिरकार गंदगी फैल रही है किसके कारण, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ऐसे लिख सकते हैं कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे नगर में चारों ओर जो है वो गंदगी फैली है, जिसके कारण नगरवासियों को काफी कष्ट हो रहा है। नगर में जहां तहां सड़कों पर गलियों में पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, कूड़ा कचरा बहता हुआ नजर आ रहा है, जिससे पशुओं को मतलब वहां पे जमावट फैला हुआ है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे नगर में मक्खियां और मच्छर फैल गए हैं और जिससे तरह तरह से बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। आपसे निवेदन है कि हमारे नगर में जल्दी से जल्दी साफ सफाई करवाएं ताकि नगरवासियों को, ठीक है, अच्छा जीवन, मतलब जो नरकीय जीवन है वो नरकीय जीवन जीने से क्या हो, छुटकारा मिल सके हमें। इतना लिखने के बाद लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा धन्यवाद, लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा धन्यवाद, और यहाँ पे प्रार्थी, मतलब प्रार्थी का नाम होना चाहिए यहाँ पे क ख ग, बस बात खत्म। अब इससे आसान तरीका कोई नहीं बताएगा, पत्र लेखन बहुत सिंपल है, नंबर उठ जाता है इसका। इसके बाद एक और बच गया आपका निबंध। तो निबंध में मेरे प्यारे याद रखिए, यहाँ पे आपके 5 निबंध है, इन 5 में से किसी एक विषय पे निबंध लिखना है। जब भी निबंध लिख रहे हो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहली हेडिंग होना चाहिए प्रस्तावना, इस बात को नोट कर लो, पहली हेडिंग प्रस्तावना होनी चाहिए और लास्ट की हेडिंग होना चाहिए उपसंहार।
तो प्रस्तावना और उपसंहार, पहली हेडिंग प्रस्तावना होनी चाहिए, लास्ट हेडिंग उपसंहार, और बीच में कम से कम 5 या 6 हेडिंग बीच में होना चाहिए। ये बात बता देता हूं, क्योंकि 9 नंबर मिलता है। क्लास 12th वाले बच्चे 9 नंबर के लिए, क्लास 10th में 7 नंबर का निबंध पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप।